जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोबाइल पर स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए भूगोल के 30 महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो आपका सामाजिक विज्ञान विषय है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा नागरिक शास्त्र और चौथा है अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, इतिहास की मैंने बहुकल्पीय प्रश्नों की वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने 30 बहुकल्पीय प्रश्नों को बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको भूगोल के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, और यदि आप यह सभी प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपका 20 में 20 आने से कोई नहीं रोक सकता। 20 में 20 पक्का आएगा। तो इसके बाद नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था की वीडियोस बना दूंगा, उन्हें भी आप लोग देख लेना। आज की वीडियो में भूगोल के बताने वाला हूँ प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है। ऑप्शन ए है चट्टाने, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है पौधे, ऑप्शन डी है मछलियाँ। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर चट्टाने। तो दोस्तों, यहाँ पर चट्टाने जो होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम दूसरा प्रश्न देखें, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है गहन खेती, ऑप्शन बी है अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी है वनोन्मूलन और ऑप्शन डी है यहाँ पर अति पशुचारण। तो दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर अधिक सिंचाई। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है वह अधिक सिंचाई है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि चाय, दूसरा ऑप्शन है रबड़, ऑप्शन नंबर सी है कपास और ऑप्शन नंबर डी है गेहूँ। तो दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर गेहूँ। जो जलोढ़ मिट्टी है वह गेहूँ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी है मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है पठारी क्षेत्रों में और ऑप्शन डी है यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में। जो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है यहाँ पर कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी और ऑप्शन सी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर काली मिट्टी। जो यहाँ पर आपकी काली मिट्टी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग सही कर लेना। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि काली मिट्टी ही होती है। इसके बाद यदि हम छठा प्रश्न देखें, तो छठा प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी उपजातियाँ दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने के निकट हैं। ऑप्शन ए है चीता, ऑप्शन बी है पहाड़ी कोयल, ऑप्शन डी है मधुका इंसिग्निस और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी। जो ये सभी हैं चीता, पहाड़ी कोयल और मधुका इंसिग्निस, ये सभी उपजातियां दयनीय अवस्था में हैं और लुप्त होने के निकट हैं। तो इसीलिए इसका ये सभी आंसर राइट हो जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो 7वां प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वन संसाधन, ऑप्शन बी है जल संसाधन, ऑप्शन सी है भूमि संसाधन और ऑप्शन डी है मानव संसाधन। तो दोस्तों, इसका जो आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर वन संसाधन। क्योंकि जो आपका यहाँ पर हरा सोना के नाम से जो जाना जाता है वो वन संसाधन को ही हरा सोना के नाम से जाना जाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपका कि वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए है मृदा अपरदन, ऑप्शन बी है वर्षा में कमी, और ऑप्शन सी है प्रदूषण में वृद्धि, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर ये सभी, क्योंकि जो यहाँ पर मृदा अपरदन, वर्षा में कमी, प्रदूषण में वृद्धि, ये सभी वनों के ह्रास के कारण ही होते हैं। तो इसीलिए ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। वर्ष 1960 में, या फिर वर्ष 1972 में, या फिर वर्ष 1988 में, या फिर वर्ष 1986 में। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका जो आपका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो होगा यहाँ पर वर्ष 1972 ईस्वी में। जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था वह 1972 ईस्वी में पारित किया गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। ऑप्शन ए है वर्षा जल, ऑप्शन बी है अधोभौमिक जल, ऑप्शन सी है समुद्री जल, और ऑप्शन डी है नदी का जल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको बता दूं वो है समुद्री जल, क्योंकि जो सर्वाधिक खारा होता है वह समुद्री जल ही सर्वाधिक खारा होता है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप लोग तैयार करते चलना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में एक कौन सा जल संसाधन का स्रोत है। ऑप्शन ए है महासागरीय जल, ऑप्शन बी है स्थलीय जल, और ऑप्शन सी है भूमिगत अथवा अधोभौमिक जल, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आपको राइट आंसर बता दूं वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर जो महासागरीय जल, स्थलीय जल और भूमिगत अथवा अधोभौमिक जल, ये सभी जल संसाधन के ही स्रोत हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से एक कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई में उद्योग, जल परिवहन, या फिर ये सभी। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि जो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई में उद्योग, जल परिवहन, ये सभी बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्यों में ही शामिल हैं, इसीलिए ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है झारखंड। तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बता दूं तो राइट आंसर इसका होगा यहाँ पर ओडिशा। ओडिशा ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है वह ओडिशा राज्य में ही स्थित है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है रिहंद, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है महानदी, और ऑप्शन डी है कृष्णा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर महानदी, क्योंकि जो हीराकुंड परियोजना है वह महानदी पर निर्मित है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है यहाँ पर कि रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। जिस राज्य में रिहंद बांध परियोजना बनाई गई है उस राज्य का नाम यहाँ पर कौन सा है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी है बिहार, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जो रिहंद बांध परियोजना है वह उत्तर प्रदेश में ही बनाई गई है। तो इसके बाद बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल से नाइट्रोजन ग्रहण करती है। ऑप्शन ए है मसूर, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है गेहूं, और ऑप्शन डी है चावल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा यहाँ पर जो मसूर है यहाँ पर आपका वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो
फसल वायु से नाइट्रोजन ग्रहण करती है वो मसूर है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा केरल। तो जो भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है वह केरल है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। तो 18 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी है कॉफ़ी, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है रबड़। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर जूट। तो दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा जूट। तो जूट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक जो रेशेदार फसल है वो जूट ही है। तो इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 19। श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी है दलहन उत्पादन से और ऑप्शन डी है तिलहन उत्पादन से। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दुग्ध उत्पादन से। जो आपके यहाँ पर श्वेत क्रांति है वह दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है आपका यहाँ पर कि कौन कृषि आगत या निविष्टि नहीं है। ऑप्शन ए है बीज, ऑप्शन बी है सिंचाई, ऑप्शन सी है उद्योग और ऑप्शन डी है उर्वरक। तो दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर उद्योग। क्योंकि जो आगत या निविष्ट कृषि नहीं है वह यहाँ पर उद्योग ही है। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है यहाँ पर कि निम्न में से धात्विक खनिज है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर तांबा। तांबा ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो धात्विक खनिज है वो तांबा ही है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है यहाँ पर कि तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इनमें से कौन सा राज्य तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। क्योंकि जो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश में ही होता है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है यहाँ पर कि झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। जो झारखंड की कोडरमा खान है वह इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है लौह अयस्क से, ऑप्शन बी है तांबे से, ऑप्शन सी है अभ्रक से या फिर बॉक्साइट से। तो दोस्तों इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा यहाँ पर अभ्रक से। जो झारखंड की कोडरमा खान है वह अभ्रक से ही संबंधित है। इसके बाद बढ़ते हैं 24 प्रश्न की तरफ। तो 24वां प्रश्न है यहाँ पर कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन ए है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है बायो ऊर्जा। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है वह यहाँ पर प्राकृतिक गैस ही है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए है झारखंड का, ऑप्शन बी है बिहार का, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश का, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर झारखंड का। जो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है जिस राज्य का वह है झारखंड का। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 प्रश्न है यहाँ पर कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कोयले के लिए, ऑप्शन बी है खनिज तेल के लिए, ऑप्शन सी है परमाणु ऊर्जा के लिए और ऑप्शन डी है तापीय शक्ति के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर होगा कि खनिज तेल के लिए। जो अंकलेश्वर प्रसिद्ध है वह खनिज तेल के लिए ही प्रसिद्ध है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम और ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मैग्नीज। क्योंकि जो यहाँ पर जल भी आपका ऊर्जा संसाधन है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा संसाधन है
और कोयला भी ऊर्जा संसाधन है और मैग्नीज यहाँ पर ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं पूछा गया है, इसीलिए मैग्नीज आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28 कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है। ऑप्शन ए है रेल परिवहन, ऑप्शन बी है सड़क परिवहन, ऑप्शन सी है वायु परिवहन, ऑप्शन डी है जल परिवहन। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा रेल परिवहन। जो भारत में सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है वह रेल परिवहन की है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है यहाँ पर कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है जल से, ऑप्शन बी है खनिज तेल, या फिर ऑप्शन सी है बिजली से, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों यहाँ पर पाइपलाइन परिवहन का संबंध है वह है यहाँ पर खनिज तेल से। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, खनिज तेल। इसके बाद दोस्तों ये प्रश्न नंबर 30 सबसे आखिरी और लास्ट प्रश्न है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। ऑप्शन ए है दो देशों के मध्य, ऑप्शन बी है दो प्रदेशों के मध्य, और ऑप्शन सी है दो नगरों के मध्य, ऑप्शन डी है दो गांवों के मध्य। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपको बता दूं कि दो देशों के मध्य यहाँ पर होता है विदेशी व्यापार, क्योंकि विदेशी व्यापार कहने से ही समझ में आ रहा है कि विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य ही होता है। तो दोस्तों यही थे आज के आपके 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न MCQ क्वेश्चन, यही थे। तो इन्हें आप लोग जरूर से तैयार कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और यह आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें आप लोग तैयार कर लेना। और जितने भी मैं आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र में क्वेश्चन बताऊंगा, अगर इतने आपने सभी प्रश्न तैयार कर लिए तो आपको 20 में 20 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपके 20 में 20 पूरे नंबर मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें पहले टाइपिंग करनी पड़ती है फिर इसमें पढ़ाना पड़ता है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर से कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।